हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का एक अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं। हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है इश्यूज़ एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। मैं इश्यूज़ एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट का ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करवा चुकी हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे इश्यूज़ एंड वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उन बच्चों का ये दोनों पार्ट जो हैं वो अलग अलग है। एक 5th सेमेस्टर में आता है और एक 6th सेमेस्टर में। और जो सोल इग्नू वाले बच्चे हैं उनका ये दोनों पार्ट एक ही में आता है, ठीक है, यानी क्योंकि उनका एक ही बार एग्ज़ाम होता है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये टॉपिक, जो हमारा ये सिलेबस है इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि आप लोगों ने पॉल साइंस के अंदर 12th क्लास में ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री है ये, इस टाइम पर मैं बोल रही हूँ कि पॉल साइंस में पढ़ा होगा, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो हम हिस्ट्री के अंदर इश्यूज एंड वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जितने भी वर्ल्ड के अंदर इश्यूज हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद शब्द की व्याख्या करें। सिंपल है, उपनिवेशवाद के बारे में बताना है और राष्ट्रवाद के बारे में बताना है। देखिए, उपनिवेशवाद का अर्थ किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न साधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। सिंपल बात से मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ को। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो उपनिवेशवाद है उसका यह अर्थ होता है कि कोई पावरफुल कंट्री किसी जो कंट्री पावरफुल नहीं है उसके ऊपर अपना दबाव बनाए, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो ब्रिटेन ने पूरे विश्व पर जो है वो कब्जा किया था। भारत, चीन, अफ्रीका, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी जिसके ऊपर उन्होंने राज किया था। ये समझ लीजिए पूरा एशिया ही उनके कब्जे में था। ऐसा भी कहा जाता था कि जो ब्रिटेन का सूरज है वो कभी डूबता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कभी किसी कंट्री के अंदर सुबह हो रही होती थी तो किसी में रात, तो वहाँ पर रात होती है तो काम बंद हो जाता है, बट किसी और कंट्री में उस समय सुबह हो रही होती थी, यानी कि वहाँ पर अभी भी कारखाने चल रहे हैं, काम हो रहा है। तो ऐसी ये चीज़ जो होती है कंटिन्यू होती थी, तो उनका काम जो है वो कभी नहीं रुकता था, व्यापार का, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि जो उपनिवेश राज्य होता है, यानी कि जिस राज्य पे कब्जा किया जाता है उसके जो संसाधन होते हैं, कोई भी संसाधन टोटली, खेती वेती सब कुछ, उसके ऊपर किसका कब्जा हो जाता है? साम्राज्यवादी देश का, यानी कि शक्तिशाली देश है जो उपनिवेश बनाता है, ठीक है, उसका जो है वो कब्जा हो जाता है और वो अपनी मनमानी से हर चीज़ करता है। और जो राष्ट्र है जो उसके कब्जे में आया, यानी कि उपनिवेश वाला देश जो कमज़ोर है, वो इस मामले में कुछ नहीं कर पाता, उसके पास अपने अधिकार भी नहीं होते हैं, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्रोनस्की के अनुसार, देखिए नाम जो होता है ना हर कोई अलग अलग प्रोनाउंस करता है, एग्रोनस्की, 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 पता नहीं अलग अलग तरीके से ये नाम प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, बट आपको स्पेलिंग ठीक लगनी है इसकी। देखिए, वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं एवं जिनके निवासियों को पूरी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कह सकते हैं। ये जो अगरनस्की हैं इनका जो है वो तर्क है, इनका कहना है कि जो कमज़ोर देश होता है और जो शक्तिशाली देश होता है उन दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है कि शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर कब्जा करता है और उसको राजनीतिक अधिकार से भी वंचित कर देता है। यानी कि अगर भारत को ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था, यानी कि अपना गुलाम बनाया था, स्लेव बनाया था, तो फिर भारत के पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उन सब चीज़ों से उन्होंने हम लोगों को वंचित कर दिया था। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ में था। हालांकि आगे जाकर हमारे लोगों के अंदर जागरूकता है, उनको पता चला कि स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं
और हमारे इतिहास के अंदर सब चीज़ें निहित है। हालांकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि जो पावरफुल शक्ति है, यानी कि उस समय जो पावरफुल था उस इंसान ने कैसे अपने बारे में लिखाया है। ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर हम लेटर्स और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जब हम इन आर्काइव के बारे में हमने पढ़ा था तब मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई थी। ठीक है, बीच बीच में आपको लोगों को इसे समझाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा रिलेटेबल लगे हर चीज़। देखिए, थर्ड पॉइंट पे पढ़ते हैं, उपनिवेश शब्द का अर्थ। देखिए, अब हम शब्द के बारे में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है। लैटिन भाषा के शब्द कॉलोनिया, क्योंकि कॉलोनाइजेशन बोलते हैं उपनिवेशवाद को, तो इसलिए इसका कॉलोनिया का मतलब है एक ऐसी जायदाद जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया गया हो। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्ययुगीन यूरोप में इस तरह का उपनिवेशीकरण एक आम परिघटना थी। इसका उदाहरण मध्य युग और आधुनिक युग की शुरुआती अवधि में इंग्लैंड की हुकूमत द्वारा वेल्स और आयरलैंड को उपनिवेश बनाने के रूप में देखा जाता है। ठीक है बेटा, देखा जाता है, लिख लेना इधर। हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस आधुनिक उपनिवेशवाद की यहाँ चर्चा की जा रही है उसका मतलब है यूरोपीय और अमेरिकी ताकतों द्वारा गैर पश्चिमी संस्कृतियों या फिर संस्कृतियों को राष्ट्रों पर जबरन यानी कि ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ के राजकाल, प्रशासन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भाषा, धर्म व्यवस्था और जीव शैली पर अपने विजातीय मूल्यों और संरचनाओं को थोपने की दीर्घकालीन प्रक्रिया। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज थी बेटा, आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का ऐतिहासिक यात्रियों से संबंध। उपनिवेशवाद का एक स्रोत कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्रा को भी माना जाता है। उपनिवेशवाद के इतिहासकारों ने 15वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए राष्ट्रवादी विस्तार की परिघटना विकास की शिनाख्त 18वीं और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के रूप में की थी। बढ़ते हैं आगे। औद्योगिक क्रांति का दौर। औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए हालात ने औपनिवेशवादी दोहन को अपने चरम पर पहुंचाया। यह सिलसिला 20वीं सदी के मध्य तक चला, जब विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों और क्रांतियों की लहर ने इसका अंत कर दिया। इस परिघटना की वैचारिक जड़ें वणिकवाद, पूंजीवाद के विस्तार और उसके साथ साथ विकसित हुई उदारतावादी व्यक्तिवाद की विचारधारा में देखी जा सकती है। किसी दूसरी धरती को अपना उपनिवेश बना लेने और स्वामित्व के भूखे व्यक्तित्व में एक ही तरह की मूल प्रवृत्तियां निहित होती हैं। नस्लवाद, यूरो केंद्रीयता और विदेशी द्वेष जैसी विकृतियां उपनिवेशवाद की ही देन है। बढ़ते हैं आगे। साम्राज्यवाद। पूंजीवादी औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनसे संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ। तेजी से हो रहे औपनिवेशीकरण के फलस्वरूप ही पूंजीवाद के विकास से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद पूंजीवाद की ही देन है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी है बच्चे मैंने। बाजार की आवश्यकता। वृहत उद्योगीकरण के कारण निरंतर बढ़ते हुए उत्पादन की खपत के लिए नए एवं विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी और साथ ही कारखानों को चलाने के लिए सस्ते मूल्य पर प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। अतः यूरोप के प्रमुख औद्योगिक देशों ने एशिया तथा अफ्रीका में अधिक से अधिक औपनिवेश प्राप्त करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। सिंपल से इसका मतलब ये है, बाजार की आवश्यकता का मतलब बच्चा ये होता है कि कोई भी कंट्री, पावरफुल कंट्री अपना चीज़ तो बना रही है, उद्योग कर रही है, लेकिन उन चीज़ों को बेचने के लिए हमें बाज़ारों की आवश्यकता थी। और उन्होंने किन को बनाया? जो औपनिवेश थे, उन्हीं का सामान यूज़ किया, उन्हीं की कंट्री के अंदर चीज़ें बनाई और उन्हीं को बेच दी, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो यही चीज़ है।
और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है चीज़ें बेचने का, मार्केट के अंदर अपनी वैल्यू को बढ़ाने का, तो लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो यहीं से एडवर्टीजमेंट की जो शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण। बीजारोपण का मतलब ये है कि इन सब रीज़नों की वजह से ही पहला और दूसरा जो विश्व युद्ध है उसकी जो स्टार्टिंग होने लगी थी। देखिए 20वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों ने समस्त पिछड़े हुए क्षेत्रों को आपस में बांटकर उन पर अपना अपना अधिकार जमा लिया। इससे उन्हें प्रचुर मात्रा में कच्चे माल तथा निर्मित माल की खपत के लिए पर्याप्त बाजार दोनों मिल गए, परंतु इस स्थिति तक पहुंचने तक उसे कायम रखने के लिए उन देशों को आपस में बहुत युद्ध लड़ने पड़े। इससे जान माल की क्षति तो हुई ही, लेकिन आपसी संबंध भी बिगड़ गए। आगे चलकर साम्राज्यवाद की इसी होड़ ने प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया। बढ़ते हैं 10th पॉइंट की तरफ। साम्राज्यवाद के बदलते उद्देश्य। यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी औद्योगिकरण विकास की उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जो संसार के पूर्व पूंजीवादी देशों पर विजय प्राप्त करने और उन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पूंजीवादी देशों को प्रेरित करता है। प्रारंभिक दौर में साम्राज्यवादी देशों का मुख्य उद्देश्य अपने उपनिवेशों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना तथा अपने तैयार माल को इन उपनिवेशों में बेचना था, परंतु बाद में साम्राज्यवाद इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अपनी राजनीतिक शक्ति के प्रसार तथा अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए तैयार था, यानी कि अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए भी तैयार था। ठीक है, मतलब उन्होंने उद्योग तो किया, अपनी फैक्ट्रीज लगाई, खुद आके रहने लगे और बाज़ारों के अंदर ज़रूरतों को उत्पन्न किया। इसी तरह उन्होंने उपनिवेशों के अंदर अपनी जनसंख्या को बसाने के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। देखिए निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हालांकि बच्चे देखिए मैंने आपको हर बार यही बताया कि जो हमारा निष्कर्ष होता है हमारे आंसर के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आप कोई पॉइंट मिस कर देते हैं तो आप अपने निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आपने सारे पॉइंट लिखे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं। देखिए ऐसे निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक साम्राज्यवाद पूंजीवादी औद्योगिकरण की देन है, तथा जैसे जैसे पूंजीवादी औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे साम्राज्यवाद भी प्रखर होता गया। ठीक है बच्चा, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए बच्चा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।